गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 कवर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। समष्टि अर्थशास्त्र के कीनशियन ढांचे में आय, रोजगार तथा उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए आय के संतुलन स्तर का अर्थ है उत्पादन और रोजगार का संतुलन। इससे हम ढंग से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आप जान चुके थे कि उत्पादन से अभिप्राय क्या है? मूल्य वृद्धि। और अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि और आय का सृजन, ये दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। इसीलिए आय और उत्पादन, इनमें कोई अंतर नहीं होता। उत्पादन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ती है। उत्पादन में वृद्धि तब होती है जब या तो रोजगार के साधनों में वृद्धि हो या फिर उत्पादन की नई तकनीक अपनाई जाए। और कीन्स का यह मानना था कि सामान्यतः उत्पादन की तकनीक कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। इसीलिए उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में आपका रोजगार बढ़ता है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर और रोजगार के स्तर, इनमें कोई अंतर नहीं होता। यानी कि आय, रोजगार तथा उत्पादन के संतुलन स्तर के निर्धारण के संदर्भ में आय के संतुलन स्तर का अर्थ उत्पादन का संतुलन स्तर और उत्पादन का संतुलन स्तर का अर्थ रोजगार का संतुलन स्तर होता है। यानी कि आय का स्तर, रोजगार का स्तर या उत्पादन का स्तर, ये तीनों एक दूसरे के समान ही होते हैं। अगर रोजगार का स्तर बढ़ेगा तो उत्पादन का स्तर भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की आय भी बढ़ेगी। ये तीनों एक समान होते हैं। अब है नीचे आय और उत्पादन का संतुलन स्तर। क्या है ये? आय अथवा उत्पादन के संतुलन स्तर से अभिप्राय आय या उत्पादन के उस स्तर से है जिस पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है। संतुलन स्तर क्या होता है? जहां समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एएस इज इक्वल टू एडी। और चैप्टर 8 में हमने पढ़ा भी था कि समग्र पूर्ति क्या होती है? समग्र पूर्ति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के प्रवाह से है, सप्लाई से है। इसे मूल्य वृद्धि या आय का सृजन के रूप में मापते हैं। यानी अगर समग्र पूर्ति होगी, सप्लाई होगी तो क्या होगा? मूल्य वृद्धि तो होगी या आय की जनरेशन तो होगी, इनकम तो होगी। और इनकम के दो मुख्य घटक हैं, उपभोग और बचत। यानी कि इनकम या तो आप कंज्यूम करोगे, उपभोग करोगे, या फिर आप सेव करोगे। तो हमने पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। जितनी सप्लाई हुई उतनी हमारी इनकम होती है। और इनकम इज इक्वल टू इनकम, यानी कि वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, उपभोग प्लस बचत। समग्र मांग से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग से है। इसे वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले समग्र व्यय के रूप में मापा जाता है। यानी समग्र मांग क्या होती है? जो हमने वस्तुओं और सेवाओं पर पैसा खर्च किया है, जितने हमने मांग करी, किसकी? वस्तुओं और सेवाओं की, उसे बोलते हैं समग्र मांग। और उसके दो मुख्य घटक होते हैं, उपभोग व्यय और निवेश व्यय। यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब हम डिमांड करते हैं तो या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, तो संतुलन की स्थिति क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एएस इज इक्वल टू एडी। या फिर एएस को हम क्या बोलते हैं? सी प्लस एस। और एडी क्या बोलते हैं? सी प्लस आई। यानी सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो अगर आप सी से सी कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या बचा आपका? एस इज इक्वल टू आई। क्या बचा? एस इज इक्वल टू आई। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यानी हमारे पास दो अप्रोच निकल कर आई। पहली अप्रोच तो क्या है हमारी? एएस एडी अप्रोच। और दूसरी अप्रोच क्या है हमारी? सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इन दो के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि दो अप्रोच जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आय अथवा उत्पादन के संतुलन स्तर संबंधी दो विचारधाराएं पाई जाती हैं। यानी अगर आपको आय या उत्पादन का संतुलन स्तर जानना है तो दो विचारधाराएं होंगी। पहली क्लासिकल अप्रोच यानी ट्रेडिशनल, परंपरावादी, पुरानी वाली, और दूसरी कीनशियन। ध्यान रखना, दो अप्रोच है। पहली क्लासिकल परंपरावादी या ट्रेडिशनल, दूसरी कौन सी है? कीनशियन अप्रोच। अब इनको ढंग से पढ़ेंगे नीचे कि क्लासिकल अप्रोच आपकी क्या कहती है। तो पहले पढ़ते हैं हम क्लासिकल अप्रोच। तो परंपरावादी विचारधारा के अंतर्गत आय
या उत्पादन का संतुलन स्तर वो कैसे निकालेंगे। पहली अप्रोच है ASAD अप्रोच है हमारी, और किसके अकॉर्डिंग है ये, क्लासिकल के अकॉर्डिंग है, यानी ट्रेडिशनल परंपरावादी सेज इकोनॉमिक्स जो था हमारा उसके अनुसार। परंपरावादी जो क्लासिकल विचारधारा है इसके अनुसार समग्र पूर्ति और समग्र मांग में संतुलन एक सामान्य प्रक्रिया है। यानी अगर आपको क्लासिकल अप्रोच जाननी है तो वो यह कहते हैं कि समग्र पूर्ति और समग्र मांग ये सामान्यतः एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, और यह एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है, यानी कि जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप कभी भी नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। अच्छा, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने दो मुख्य निष्कर्ष निकाले थे। पहला, हमेशा समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर होती ही होती है, H=AD होगी ही होगी। और दूसरा पॉइंट, इन दोनों में संतुलन अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर पर होता है, यानी जो संतुलन होगा, संतुलन मतलब H=AD, वो पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही होगा। यानी हमने ये जाना कि क्लासिकल अप्रोच ने क्या बोला था। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि H=AD होगा ही होगा, और यह पूर्ण रोजगार पर होगा। किस पर होगा, पूर्ण रोजगार पर, ये मानता है क्लासिकल अप्रोच। तो अब हम इसमें नीचे पढ़ते हैं। परंपरावादी सिद्धांत का निष्कर्ष, सेज एक इकोनॉमिक्स था आपका, से के बाजार नियम पर आधारित है, से के बाजार नियम पर आधारित है। और निष्कर्ष जो है वो मजदूरी कीमत लोचशीलता पर आधारित है। यानी कि सेज क्या कहता है कि हम बाजार के नियम को फॉलो करते हैं और मजदूरी कीमत लोचशीलता इस पर भी आधारित है। अभी क्या है दोनों पॉइंट, इसको हम कवर करेंगे। पहला, से का बाजार नियम। इसने एक बहुत ज़रूरी बात बोली थी सेज ने, जो हर बार पूछी जाती है एग्जाम में। एक तो ये समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर होती ही होती है। इस संदर्भ में अर्थशास्त्रियों ने से के बाजार नियम को आधार बनाया था। यानी से प्रोफेसर सेज ने क्या कहा था, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये काफ़ी मेन लाइन है जो सेज इकोनॉमिस्ट ने कही थी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यानी कि अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति का समग्र मांग के बराबर होना अनिवार्य है। यानी H=AD आपकी होगी ही होगी हमेशा। ये किसने बोली थी, सेज इकोनॉमिस्ट ने। दो बातें क्या बोली, पहला, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, और आपकी H=AD होगी ही होगी। अब मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली है, यानी कि बार्टर सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से होता है। इस प्रणाली में मान लेते हैं एक व्यक्ति हरभजन है, किसी एक वस्तु को बेचने के लिए तब तैयार होगा जब बदले में उसे किसी अन्य वस्तु को खरीदना होगा। बेची जाने वाली वस्तु का मूल्य खरीदी जाने वाली वस्तु के बराबर होगा, तभी तो उसको बेचेगा वो। और बेची जाने वाली वस्तु का मूल्य क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे या मूल्य वृद्धि पर डिपेंड करेगा। हम जो माल बेचना चाह रहे हैं, हम उससे कितनी आय अर्न करना चाहते हैं, हम पे निर्भर करेगा। और खरीदी जाने वाली वस्तु का मूल्य क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो मांग कर रहा है कि कितना पैसा दे सकता है। यानी कि बेची गई वस्तु और खरीदी गई वस्तु के मूल्य में समानता होनी ही चाहिए, तभी तो मैं आपको सामान दूंगा और आप मुझे उसके बदले में कोई ना कोई सामान दोगे। अगर उन दोनों वस्तु का मूल्य बराबर होगा तो। अच्छा, इनमें समानता होनी बहुत ज़रूरी है। समानता का मतलब क्या है, आय और व्यय में समानता। यानी जितनी मुझे आय हो रही है उतनी आप खर्च कर रहे हो, या उत्पादन और खर्च में समानता, या पूर्ति और मांग में समानता। यानी इनका ये मानना था बेसिकली कि समष्टि स्तर पर, पूरे मैक्रो स्तर पर पूर्ति और मांग के बीच समानता जो है आपकी, वो होगी ही होगी, और एक सामान्य घटना है, हमेशा होती है। इसीलिए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, यानी कि जहाँ सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, वहाँ पर आपकी H=AD होती ही होती है। हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि अगर मान के चले बार्टर सिस्टम है, तो मैं वस्तु कितने मूल्य में बेचना चाहता हूँ, ये मेरे पर डिपेंड करता है। आप उसे कितने में खरीदोगे या फिर आप क्या दोगे उसके बदले में, ये आप पर डिपेंड करता है। इन दोनों में समानता होनी ही चाहिए। अच्छा, तो हमने पहले पॉइंट में ये कवर कर लिया कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है।
जो मैं आपको बेचूंगा आप उसकी मांग भी करोगे, तभी तो मैं पूर्ति करूंगा। पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। सेकंड पॉइंट है मजदूरी, कीमत, लोचशीलता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। इस संदर्भ में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह विश्वास था कि मजदूरी कीमत दर में पूर्णतः लोचशीलता पाई जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि मजदूरी दर में वृद्धि या कमी लेबर के मार्केट में लेबर की डिमांड और उसकी सप्लाई की शक्तियों पर निर्भर करती है। उनके विचार में जब बेरोजगारी की स्थिति में श्रम की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक हो, हमने क्या पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जब बेरोजगारी की स्थिति में श्रम की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक हो, यानी कि कंपनी लेबर की डिमांड तो नहीं कर रही, श्रम की मांग तो कम है लेकिन श्रम की पूर्ति अधिक है। लेबर जो मार्केट में बहुत सारा है लेकिन फर्म मांग नहीं कर रही, फर्म उनको रिक्रूट नहीं कर रही, इसे क्या बोलेंगे हम, बेरोजगारी। तब एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में मजदूरी दर आपकी घटेगी। ये तो कॉमन सी बात है कि अगर लेबर की जो मांग है वो कम है और पूर्ति आपकी अधिक है तो मजदूरी की दर तो आपकी घटेगी घटेगी। यानी सप्लाई ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन डिमांड ऑफ लेबर। डिमांड जो है वो काफ़ी कम है, कंपनी लेबर को लेना नहीं चाह रही या उनके पास पूरे लेबर हैं और बाहर मार्केट में लेबर बहुत सारा पड़ा है। ऐसी अवस्था में वो मजदूरी अपने अकॉर्डिंग देगी या सैलरी बहुत कम देगी, वेजेस बहुत कम देगी, क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो मार्केट में और बहुत सारे लेबर हैं। यानी हमने क्या माना, अगर लेबर की मांग बहुत कम है और लेबर मार्केट में बहुत सारा है, ऐसी अवस्था में मजदूरी की दर आपकी घट जाती है। मजदूरी की दर में कमी होने से श्रम की पूर्ति भी घटती है। अगर मजदूरी आप कम दोगे तो कुछ लेबर काम करना नहीं चाहेंगे, लेबर सप्लाई भी आपकी घट जाएगी और श्रम की मांग बढ़ेगी। कैसे, अगर हम ध्यान से समझेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ आप नोट कर सकते हैं इस बात को। अगर मनी वेज रिड्यूस होगा, अगर मनी वेज यानी मजदूरी कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, उत्पादन लागत भी आपकी कम होगी। उत्पादन की लागत कम होगी तो माल का दाम भी कम होगा, माल की कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी और फुल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट दोबारा से हो जाएगा। यानी कि हमने ये जाना, अगर मजदूरी की दर में आपकी कमी होती है तो लेबर काम करना नहीं चाहेगा और श्रम की पूर्ति आपकी घट जाएगी और श्रम की मांग आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि श्रम की पूर्ति और मजदूरी दर में धनात्मक संबंध होता है। श्रम की पूर्ति और मजदूरी दर में धनात्मक संबंध होता है। आप जब भी काम करोगे अगर आपको अच्छी मजदूरी दर मिलेगी, अगर सैलरी अच्छी मिलेगी तो लेबर ज़्यादा काम करेगा, अगर वेजेस कम मिलेगी तो लेबर कम काम करेगा। यानी अच्छी मजदूरी तो अच्छे से श्रम की पूर्ति होगी और मजदूरी दर कम मिलेगी तो लेबर भी कम ही काम करेंगे। जबकि श्रम की मांग और मजदूरी दर में विपरीत संबंध होता है। कंपनी क्या सोचती हैं कि श्रम की मांग हम तब करेंगे अगर हमें सैलरी कम देनी पड़े या वेजेस कम देनी पड़े। वेजेस कम होगी तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे लेबर की, और वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेगी तो हम डिमांड कम करेंगे। समझ पा रहे होंगे आप, श्रम की मांग और मजदूरी दर में विपरीत संबंध होता है। इसी प्रकार श्रम की पूर्ति अपने आप ही श्रम की मांग के बराबर हो जाती है, ये कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी, अगर आपकी मनी वेजेस कम होगी यानी मजदूरी कम होगी तो उत्पादन की लागत भी कम हो जाएगी और उसकी प्राइस भी कम हो जाएंगे। प्राइस कम होंगे तो लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी ज़्यादा सेल करना चाहेगी, सेल अधिक करनी है तो लेबर की डिमांड दोबारा से बढ़ानी ही पड़ेगी। यानी ये अपने अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट कर लेती है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार समग्र पूर्ति और समग्र मांग में समानता, श्रम की पूर्ति और श्रम की मांग में समानता ये हमेशा होती ही होती है। आप समझ पा रहे होंगे कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, कि ये अपने आप कम ज़्यादा होती रहती है श्रम की मांग और पूर्ति को देखकर। और हमने इसमें दो बातें जानी हैं। एक तो मेन बात हमने ये जानी है कि जो आपकी श्रम की पूर्ति है और श्रम की मांग है, इन दो पर डिपेंड करती है आपकी वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। और हमने ये भी जाना इसके अंदर से
कि जो श्रम की पूर्ति है और मजदूरी दर है, इसमें आपको धनात्मक संबंध होता है। यानी कि लेबर हाई से मजदूरी पर काम करना चाहता है। अगर मजदूरी हाई होगी तो लेबर की पूर्ति अधिक होगी, लेबर अधिक काम करना चाहेगा। मजदूरी कम दोगे तो लेबर कम काम करना चाहेगा। जबकि श्रम की मांग और मजदूरी दर, इसमें विपरीत संबंध होता है। यानी कि कंपनी लेबर की मांग तभी करेगी अगर मजदूरी उसको कम देनी होगी तो, और मजदूरी अधिक देनी पड़ेगी तो लेबर की मांग वो कम करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग ये अपनी डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करते रहते हैं। इसे बोलते हैं वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसके नीचे लिखा हुआ है आपका, परंपरावादी अर्थशास्त्री मजदूरी दर का अर्थ वास्तविक मजदूरी दर से लेते थे। और मजदूरी दो प्रकार की होती है आपकी। पहला, नकद मजदूरी, यानी ये वो मजदूरी है जो श्रमिक को मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, पैसे के रूप में प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट, वास्तविक मजदूरी क्या है? एक लेबर अपनी नकद मजदूरी के बदले में जो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा प्राप्त करता है, पैसे में प्राप्त नहीं कर रहा, वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में प्राप्त कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक मजदूरी। नकद मजदूरी की क्रय शक्ति वास्तविक मजदूरी होती है। इसमें कीमत स्तर में चेंज के साथ परिवर्तन होता रहता है। देखो, अगर कीमत स्तर दुगना होगा तो मजदूरी भी आप लोग दुगनी करोगे, लेकिन वास्तविक मजदूरी आपकी स्थिर रहती है। अगर महंगाई बढ़ती है या लेबर मेहनत ज़्यादा करता है तो उसके अकॉर्डिंग मजदूरी भी दुगनी मांगेगा ही। लेकिन वास्तविक मजदूरी जो आपको वस्तु और सेवाओं में मिलनी है वो तो आप लोग उतनी ही मांगोगे, क्योंकि आप उसको पैसे के रूप में माप तो नहीं सकते। इसलिए इसने बोला कि इस प्रकार श्रम की पूर्ति अपने आप श्रम की मांग के बराबर हो जाती है। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार समग्र पूर्ति और समग्र मांग दृष्टिकोण के अनुसार संतुलन बिंदु का निर्धारण वही होगा जहां समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है। जहां एस इज इक्वल टू ए डी होगा वही संतुलन बिंदु होगा। अब संतुलन स्तर को समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि एस और ए डी का मांग वक्र आपका किस प्रकार का होता है। अब आपका सबसे पहले है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। और अगर किसी बच्चे को डाउट हो जहाँ हमने यहाँ तक पढ़ा तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखना है, रिवाइज करना है ताकि कोई भी समस्या आपको ना आए। ओके बच्चों, हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पेजों के साथ। मेहनत करते रहें, मल्टीपल टाइम देखते रहें, कोई समस्या होता है मुझसे पूछ लें। ओके बेटा।